और देखें बच्चों, सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका विटामिन B9। ऐसे ही है ना। आपका विटामिन B7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों, तो विटामिन B9 के बारे में देखते हैं कि विटामिन B9 क्या होता है। तो इसको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। देखिए, आपने ये कहना होता है कि विटामिन B9 जो है, इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों, आपने कहना है वो फोलेट है। क्या एक तरह का फोलेट है। तो आपका फोलेट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कहना है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या एक तरह का बच्चों फोलेट होता है। और अगर कोई बंदा इस तरह पूछे कि विटामिन B9 की जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, तो आपने कहना होता है कि विटामिन B9 की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है। क्या होती है? एक तरह की टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन B9 आपका जैसा कि और विटामिन B12 का बच्चों एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा लिंक होता है। और कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हाँ जी जनाब इनका आपस में क्या लिंक है। इसके लिए अभी हम आते हैं ये टेबल की तरफ। इस टेबल को बच्चों थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें कि आपका क्या लिखा हुआ है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो आपका किसके अंदर तब्दील हो रहा है? टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर तब्दील हो रहा है। वैसे ये दरवाजा बंद कर देने का। टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर तब्दील हो रहा है। अब देखें कि यहाँ पर एक विटामिन है। उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B12 है, जो कि विटामिन B9 को उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील करता है बच्चों। ऐसे ही है ना। हम ये कह सकते हैं कि जो विटामिन B12 होता है वो आपके विटामिन B9 को उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है उसके अंदर तब्दील करता है, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है उसका नाम क्या है? टेट्राहाइड्रोफोलेट है। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया। दूसरी बात अब आप लोगों ने देखनी है कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर हेल्प करते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी ये कैसे एक दूसरे के अंदर हेल्प करते हैं? देखो बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह आपका एक दूसरे के अंदर हेल्प करते होते हैं कि यहाँ पे जो मिथाइल होता है ना, जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये किसके अंदर तब्दील हो गया? टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर तब्दील हो गया। तो ये मिथाइल गया कहाँ? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना कि मिथाइल कहाँ जाता है। तो आपने ये कहना है कि ये जो मिथाइल होता है ये विटामिन B12 के साथ मिल जाता है, जिसको हम फिर कहते हैं मिथाइल कोबालमीन। क्या कहते हैं? एक तरह का मिथाइल कोबालमीन। तो आपने कहना है कि इसको फिर आप क्या कहोगे? मिथाइल कोबालमीन कहते होते हैं बच्चों। आपका ये मिथाइल वाला जो ग्रुप है ये किसके साथ लग जाता है? आपके विटामिन B12 के साथ लग जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? मिथाइल कोबालमीन कहते हैं। अब जब ये मिथाइल कोबालमीन बन जाता है ना बच्चों, जब मिथाइल कोबालमीन बन जाता है उस वक्त होता क्या है कि आपका यहाँ पे एक पाया जाता है सब्सटेंस जिसका नाम होता है होमोसिस्टीन। ये होमोसिस्टीन आपके एक और सब्सटेंस के अंदर तब्दील होता है जिसका नाम होता है मैथ्यूनिन। ये किसके अंदर तब्दील हो गया? आपके मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील हो गया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ना मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी सही तरह। देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या होता है? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है। ऐसे ही है बच्चों। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को उसकी जो एक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील करता होता है उस का नाम क्या होता है? आपने कहना है विटामिन B12। अब जो विटामिन B12 होता है वो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर तब्दील कर देता है, जो कि एक तरह की क्या है? आपने कहना है एक्टिव फॉर्म है बच्चों। ओके। तो ये मिथाइल कहाँ जाता है? मिथाइल आपका विटामिन B12 के साथ लग जाता है। जब मिथाइल आपका विटामिन B12 के साथ लगता है तो उसके बाद आपने कहना है कि होमोसिस्टीन आपका मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील होता है। क्या होता है? एक तरह का होमोसिस्टीन आपका मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील होता है। एक बात अब मुझे आप बताएं, अगर किसी बंदे के अंदर अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B12 नहीं होगा तो क्या आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होगा वो बनेगा? शाबाश। क्या विटामिन B9 की जो एक्टिव फॉर्म होगी बच्चों वो बनेगी? आपको पता है कि वो एक तरह की फिर नहीं बनेगी। तो अब देखें कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी होगी। नंबर वन तो आपने ये कहना है, ठीक होगा बच्चों। दूसरी बात मुझे आपने ये बतानी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कम है, यानी कि विटामिन B9 कम है, जो कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, तो क्या विटामिन B12 के साथ कोई मिथाइल ग्रुप लगेगा? शाबाश। क्या विटामिन B12 के साथ कोई मिथाइल आकर लगेगा? आपको पता है कि मिथाइल आकर लग नहीं पाएगा। जब मिथाइल आपके आकर लग नहीं पाएगा
तो क्या होमोसिस्टीन आपका मैथ्योनिन के अंदर तब्दील होगी बच्चों, ये बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि होमोसिस्टीन आपका मैथ्योनिन के अंदर तब्दील नहीं होगी। तो अब अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि हाँ जी, जो होमोसिस्टीन को मैथ्योनिन के अंदर तब्दील करता है वो कौन है, तो आप इसका सिंपल आंसर ये नहीं कह सकते कि होमोसिस्टीन को मैथ्योनिन के अंदर तब्दील होने के लिए जरूरी है कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का होना, नंबर वन, और साथ विटामिन बी 12 का होना, विटामिन बी 12 का होना, इन दोनों का। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ही नहीं है, मिथाइल ही नहीं है, तो आपका विटामिन बी 12 मिथाइल ले ही नहीं सकेगा। जब विटामिन बी 12 मिथाइल ही नहीं ले सकेगा तो होमोसिस्टीन आपका मैथ्योनिन के अंदर तब्दील नहीं होगा। अगर आपके पास बच्चों कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है, होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, तो क्यों? क्योंकि होमोसिस्टीन किसके अंदर तब्दील नहीं हो रही, आपके मैथ्योनिन के अंदर तब्दील नहीं हो रही। तो आप इसकी जो वजह बताओगे वो क्या बताओगे? आपने इसकी वजह बतानी है कि इस बंदे के अंदर विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 की क्या एक तरह की डेफिशिएंसी है बच्चों। ठीक है, ये दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से देखा जा सकता है कि होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो बड़ा है, मैथ्योनिन का लेवल जो है वो एक तरह का कम है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात की नहीं ना समझ आई, वो बंदा ये पूछ सकता है, शाबाश। उसके बाद देखें बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या काम करता होता है, वो होमोसिस्टीन को मैथ्योनिन के अंदर तब्दील करता है और आपका मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है। एक और बात अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे ये आपका क्या मिथाइल के साथ एक कार्बन लगी हुई है, एक कार्बन लगी है। तो बच्चों अगर आपसे ये बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब टेट्राहाइड्रोफोलेट का फंक्शन क्या, आपने कहना वन कार्बन ट्रांसफर, ये कार्बन आगे ट्रांसफर कर रहा है, ये कार्बन आगे दे रहा है ना विटामिन बी 12 को। तो जब ये आपका विटामिन बी 12 को कार्बन दे रहा है, कार्बन दे रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कार्बन को ये ट्रांसफर करता है, शाबाश। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब विटामिन बी 9 क्या है, आपने कहना विटामिन बी 9 आपका फोलिक एसिड है। आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, आपने कहना है कि विटामिन बी 9 की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो आपका किसके अंदर तब्दील होगा, आपने कहना टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर तब्दील होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अगर किसी बंदे के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ है और मैथ्योनिन का लेवल कम है तो क्या वजह है, आपने कहना है कि हो सकता है कि इसके अंदर विटामिन बी 9 की कमी हो या विटामिन बी 12 की कमी हो, जिसकी वजह से आपका होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ गया और मैथ्योनिन का लेवल कम हो गया। अब मेरे ख्याल में आपको दोनों चीजें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। देखो बच्चों यहाँ पर आपको पता चला कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो बताया कि इसका नाम क्या है, फोलेट है। दूसरा आपको पता चला कि कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, THF, अ को एंजाइम फॉर वन कार्बन मिथाइल ट्रांसफर। तो बच्चों आपको मैंने क्या कहा कि ये क्या करता है, वन कार्बन मिथाइल जो होता है उसको एक तरह का ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता होता है। दूसरी बात अब आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है कि जो आप लोगों का विटामिन बी 9 होता है ना बच्चों, क्या होता है एक तरह का विटामिन बी 9, आपने ये कहना है कि ये आपके DNA और RNA की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता होता है। क्या करता है एक तरह का, आपने ये कहना है कि DNA और RNA की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी 9 आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, तो आपने कहना है कि किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर ये DNA और RNA की सिंथेसिस करवाता है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या उसके अंदर DNA और RNA प्रॉपर बन सकेगा बच्चों, शाबाश ये बताइएगा। क्या उस बंदे के अंदर विटामिन बी 9 की अगर कमी हो जाए तो आपने ये बताना है कि क्या उसके अंदर एक तरह का DNA और RNA बन सकेगा। अब आपको पता है कि ये आपका एक तरह का DNA और RNA नहीं बन सकेगा। जब आपका DNA नहीं बन सकेगा तो आपने ये कहना होता है बच्चों कि इस वक्त क्या होगा कि आपका जो सेल को जो डिवाइड करता है बच्चों, मैं आपसे ये पूछता हूँ, तो जो सेल को डिवाइड करता होता है वो कौन करता है? अगर ये एक सेल है, ये एक बड़ा सेल है, ये जनाब आपके छोटे सेल के अंदर तब्दील हो रहा है, ये जनाब इससे छोटे सेल के अंदर तब्दील हो रहा है, तो ये कौन करता है? तो आपने कहना ये DNA करता है। कौन करता है? DNA करता है। अब देखें अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी 9 नहीं होगा तो आपने कहना है कि आपका DNA प्रॉपर नहीं बनेगा। जब आपका DNA प्रॉपर नहीं बनेगा तो सेल जो होंगे वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होंगे। जब सेल जो होंगे वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होंगे तो आपके सेल का जो साइज होगा वो बच्चों बढ़ जाएगा। जब सेल का साइज बढ़ जाएगा तो जब ये छोटी वेसल से गुजरेगा तो वहां पे क्या होगा, आपने कहना है कि आपका जो आरबीसी के जो सेल्स होते हैं पर्टिकुलरली वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके आरबीसी के जो सेल्स होंगे वो डैमेज हो गए तो आपके आरबीसी का जो लेवल है वो एक तरह का कम हो गया। मुझे आपने ये बताना है कि वो कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर आरबीसी का कम लेवल हो। तो आपने कहना होता है कि वो कंडीशन जिसके अंदर आरबीसी का लेवल कम होता है इसको आप कहते हो अनीमिया। अब बच्चों इसके अंदर अनीमिया हो क्यों रहा है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर अनीमिया इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड के जो सेल्स हैं उनका साइज ज्यादा है। और इस तरह का अनीमिया जिसके अंदर ब्लड के अंदर सेल का साइज ज्यादा हो और उसके बाद अनीमिया देखा जाए, इसको आप कहते होते हो मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। क्या कहते हैं? एक तरह का
मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया कहते होते हैं बच्चों। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि इस तरह के एनीमिया को आपने क्या कहना है, मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया कहना है। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 9 नहीं होगा तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उसके अंदर हम क्या देखते हैं, मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया देखते होते हैं। देखिए बच्चों, डीएनए आपका और आरएनए जो होता है इसके अंदर ये बेसिकली स्पेसिफिक तरह की न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। अब अगर आपसे कोई बंदा पर्टिकुलरली इस तरह क्वेश्चन पूछ ले ना कि हमें ये बताएं कि जो विटामिन बी 9 होता है वो जनाब आपका एक तरह का, आपने ये कहना है कि वो आपका कौन सी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाता है। आपने कहना होता है कि ये आपकी थायामीन की सिंथेसिस करवाता होता है। किसकी सिंथेसिस करवाता है? विटामिन बी 9 आपका एक तरह का थायामीन की सिंथेसिस करवाता है मेनली। अब देखिए अगर विटामिन बी 9 नहीं होगा तो आपका थायामीन जो होगा वो नहीं होगा। जब थायामीन नहीं होगा तो आपने ये कहना है कि उसकी वजह से आपका डीएनए प्रॉपर नहीं बनेगा। जब डीएनए प्रॉपर नहीं बनेगा तो आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा, कि फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर आपने कहना है कि इसके अंदर जो मेन चीज होती है वो आपका सेल डिवाइड नहीं हो सकेगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल जो होंगे वो डैमेज होंगे। अब देखें वो इंजाइम जो कि आपके एक तरह का थायामीन की सिंथेसिस करवाते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? आपने कहना उसका नाम होता है थायमीडिलेट सिंथेज एंजाइम। क्या नाम होता है? एक तरह का थायमीडिलेट सिंथेज एंजाइम होता है। ये याद करना, इसको रट्टा लगा लो कि वो एंजाइम जो कि जनाब थायामीन की सिंथेसिस करवाता है, आप लोगों ने कहना है इसको आप कहते होते हो थायमीडिलेट सिंथेज एंजाइम कहते होते हैं। उसके बाद देखें बच्चों के सिर्फ और सिर्फ आपके आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता, बल्कि अगर आप देखो कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी जनाब उसके 5 एक तरह के सेगमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जब आपके डीएनए नहीं बनेगा तो आपके जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होंगे, तो आप क्या देखोगे? हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल देखोगे। न्यूट्रोफिल का जो साइज होगा वो होगा बड़ा हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया या न्यूट्रोफिल देखते होते हैं। अब यहाँ पर एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पर जो मैंने सारी की सारी बातें रिपीट की हैं, मैं आपको इतना तो पता चल गया होगा कि भाईजान जो विटामिन बी 9 होता है इसका नाम क्या? शाबाश, सारे बच्चे जल्दी बताएं। विटामिन बी 9 का जो नाम होता है बच्चों वो क्या होता है? तो आपने क्या कहना है? आपने ये कहना है कि विटामिन बी 9 का जो नाम होता है वो था फोलेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी जो एक्टिव फॉर्म है बच्चों वो कौन सी है, तो आपने कहना है जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट। अगर आपसे बच्चों ये पूछा जाए कि विटामिन बी 9 जो है वो आपका एक तरह का किसको एक तरह का तब्दील करता है, तो आपने कहना है वो होमोसिस्टीन को आपके मैथ्योनिन के अंदर तब्दील करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो होमोसिस्टीन का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। आपने ये बताना है कि आपका जो विटामिन बी 9 होता है वो किसकी सिंथेसिस करवाता है। आपने कहना ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी 9 नहीं होगा तो डीएनए और आरएनए यानी कि थायमीन की सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो होगा वो डीएनए सेल को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सेल साइज जो होगा वो एक तरह का बच्चों आपने कहना इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया देखते हो। इस तरह के एनीमिया को हम क्या कहते हैं? एक तरह का मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते होते हैं। इसके बाद बच्चों आपने ये बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो विटामिन बी 12 होता है वो एक तरह का प्रॉपरली एक्टिव मिथाइल कोबालमिन के अंदर तब्दील नहीं हो सकता। ठीक हो गया। विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते होते हैं। आपने ये बात अपने जहन में रखनी है बच्चों। अब देखिए आगे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब न्यूट्रोफिल का जो साइज होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल। क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया कहते होते हैं बच्चों। विटामिन बी 9 की वजह से जो सबसे ज्यादा जो आपका एक तरह का इफेक्ट होता है वो क्या आते हैं? आपने कहना ब्लड सेल्स। आपने क्या कहना? एक तरह का विटामिन बी 9 की वजह से क्या होता है? आपके ब्लड सेल्स इफेक्ट होते हैं, मतलब कि आपने कहना है कि मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। आपने कहना है कि न्यूट्रोफिल का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर होमोसिस्टिन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा देखने के अंदर मिलता होता है। अब देखें बच्चों यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक आपके पास कोई बंदा आता है, किन बंदों के अंदर आपका विटामिन बी 9 जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए बच्चों आपने न्यूरोलो एनाटॉमी के अंदर कुछ चीजें डिस्कस करती हैं जिसको हम कहते होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या कहते हैं? एक तरह का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर आपने कहना है कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स आ सकते हैं बच्चों। इतना तो आप सबको पता होगा कि जैसे कि स्पाइना बाइफिडा। क्या कहते हैं? एक तरह का स्पाइना बाइफिडा। ठीक हो गया। मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील, एनेंसिफेली, यानी कि आपने कहना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये आते हैं। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि होमोस आपका एक तरह का मतलब कि अगर आपसे कोई भी बंदा पूछता है कि हाँ जी हमें ये बताएं कि न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट कौन कौन से हैं, तो बच्चों आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि स्पाइना बाइफिडा उल्टा हो सकता है, मेनिंजियोसील हो सकता है, माइलोमेनिंजियोसील हो सकता है, और उसके बाद आपने कहना है एनेंसिफेली हो सकती है। ये कुछ डिफेक्ट है, इनको आपने लिख लेना है। ठीक है बच्चों। अब मेरी बात को आपने गौर करना है बच्चों कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का जो न्यूरल ट्यूब जो होती है ये प्रॉपरली क्लोज हो जाती है विद इन हाउ मेनी डेज, आपने कहना है कि तकरीबन
डेज के अंदर अंदर ये क्लोज हो जाती है। कितनी देर के अंदर क्लोज होती है? 21 डेज के अंदर ये क्लोज हो जाती है। अब इसको प्रॉपरली क्लोज करवाने के लिए किसका रोल होता है? आपने कहना कि फोलिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता होता है कि इसको ये क्लोज करा सके। ठीक है। अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बंदे का 21 डेज के अंदर न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सही बनता है, उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आता। ठीक हो गया बच्चों। अब इस बात को कुछ यूं समझिएगा कि अगर आप ये समझें कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B9 की कमी है या फोलिक एसिड की कमी है बच्चों, तो मुझे ये बताएं कि क्या इसके अंदर आपका जो एक तरह का 21 डेज के अंदर अब न्यूरल ट्यूब जो होती थी वो क्लोज हो जाती थी? क्या अब न्यूरल ट्यूब क्लोज होगी बच्चों? शाबाश, ये बताइए। अगर किसी के अंदर फोलिक एसिड की कमी है तो आपने कहना है कि न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होती। जब न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होती तो इसकी वजह से हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देख सकते हैं बच्चे के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि वो विटामिन B9 होता है जो कि बचाता होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी, इस विटामिन B9 के अंदर, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब को क्या करवाता है? क्लोज करवाता होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो ये कहते हैं कि हमें विटामिन B9 कब यूज करवाना चाहिए। देखें बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, हस्बैंड वाइफ आपस में रह रहे हैं। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ आपस में रह रहे हैं। अब देखें कि फीमेल जो है उसको एक तरह का मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई नेक्स्ट मंथ। अगर फीमेल एक तरह का वो कपल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव कपल है और फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, तो वो फीमेल के अंदर सबसे जो पहला ख्याल आता है वो क्या आता है? शाबाश, मुझे ये बताइएगा। फीमेल के माइंड के अंदर जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो क्या आता है? कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ठीक है। अब आप खुद सोचें कि अगर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसको प्रेगनेंसी को हो गए तकरीबन 4 to 5 वीक हो गए हैं, और आपको पता है कि हाँ जी जनाब, हमें तो 1 महीने बाद ही पता चलता है ना कि हाँ जी जनाब फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। वो तो उसके मेंस्ट्रुएशन के ऊपर ही पता चलता होता है। अब इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जब फीमेल का हमें सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के ऊपर ही पता चलता होता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें कि अब तक जो न्यूरल ट्यूब ने करना था वो कर दिया, अब तक जो न्यूरल ट्यूब ने बनना था प्रॉपर नहीं बनना था प्रॉपर, अब वो हो चुकी है। ऐसे ही हुआ। अब देखें कि आपने क्या किया, आपने उसको विटामिन B9 नहीं दिए। अब आकर आप विटामिन B9 देना शुरू कर देते हो जब जनाब आपका हो चुका है। तो अब तो न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफेक्ट आ चुके हैं, तो क्या अब उसको रिकवर कर सकेगा? आपने कहना है कि उसको अब प्रॉपरली रिकवर नहीं कर सकेगा। आपने ये बात बतानी होती है बच्चों कि बेहतर तरीका ये होता है कि अगर किसी भी फीमेल के अंदर आप ये देखते हो, आपने बिफोर प्लानिंग प्लानिंग करने से 1 महीना पहले ही आपने क्या करना है? विटामिन B9 देना शुरू कर देना है। तो आपने प्लानिंग की, हस्बैंड वाइफ ने प्लानिंग की कि हाँ जी जनाब अब हमें बेबी की जरूरत है। ओके हो गया जी, बेबी प्लान कर लिया। उस वक्त प्लान करने से पहले 1 महीना पहले फोलिक एसिड देना शुरू कर दें। उसका फायदा क्या होता है कि जो बेबी होगा उसका जो ब्रेन होगा अब वो प्रॉपरली बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर फोलिक एसिड 1 महीना पहले दिया जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी फोलिक एसिड होगा, और वही जो फोलिक एसिड होगा उसकी न्यूरल ट्यूब को प्रॉपरली बनाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपने एक बात तो ये देखनी है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B9 की कमी होती है तो इसकी वजूहात क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि विटामिन B9 की सिंथेसिस होने नहीं देती। इनको आपने लगाना है बच्चों रट्टा। वो ड्रग्स कौन सी हैं? आपने कहना कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं। कौन सी होती है? एक तरह की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर कौन सी आती हैं? जैसा कि फेनिटोइन। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि आपकी होती है ट्राइमेथोप्रीन की ड्रग्स। कौन सी होती है? एक तरह की ट्राइमेथोप्रीन की ड्रग्स होती हैं ये। उसके बाद आपने कहना मेथोट्रेक्सेट। ये जो ड्रग्स हैं बच्चों, ये काम क्या करती होती हैं? ये आपके फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर इस तरह बच्चों क्वेश्चन आता है कि एक फीमेल है जो कि जनाब मतलब कि एपिलेप्सी की ड्रग ले रही है और उस ड्रग का नाम जो है वो फेनिटोइन है, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जनाब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो आपने जो वजह बतानी वो क्या बतानी? आपने कहना है क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये उसको एक तरह का आपके विटामिन B9 की बॉडी के अंदर क्या करती है? कमी करती होती है। तो इस वजह से इन ड्रग्स को साथ इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा आपने ख्याल रखना होता है। ठीक होगा बच्चों। आगे अब आप लोगों ने एक बात और अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल और किन लोगों में हो सकता है। आपने कहना है कि अल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं उनके अंदर विटामिन B9 की कमी हो सकती है। उन लोगों के अंदर कमी होती है जो कि एक तरह की प्रेग्नेंट फीमेल हो। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी क्या होती है? एक तरह की बच्चों कमी हो सकती है। तो ये सारे का सारा आपने याद रखना है।
कि हाँ जी जनाब ये क्या होता है। दूसरी बात, अब आपको पता होना चाहिए कि हम विटामिन बी 9 लेते कहाँ हैं। तो आपने कहना है कि वेजिटेरियन जो होते हैं उनके अंदर विटामिन बी 9 बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर पाया होता है। तो वेजिटेरियन मतलब क्या, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फोलिक एसिड जो होता है ये आपका अब्जॉर्ब होता है आपके एक तरह का जूजिनम से। कहाँ से होता है एक तरह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका कहाँ से अब्जॉर्ब होता है। आपने कहना जूजिनम के अंदर होता है। फोलिक एसिड आपके बॉडी के लीवर के अंदर तकरीबन 3 से 4 महीने तक स्टोर रह सकता है, जो कि आपको एक तरह का प्रोटेक्ट करता होता है और आपकी बॉडी को एक तरह की कमी को पूरा कर रहा होता है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। आयरन जो होता है वो कहाँ से अब्जॉर्ब होता है, आपने कहना वो होता है आपका ड्यूडिनम से। कहाँ से होता है, एक तरह का ड्यूडिनम से होता है। तो देखो बच्चों, होप सो आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अब मुझे बताना है सबसे पहले जो फोलिक एसिड उसका नाम क्या, विटामिन बी 9 जो है उसका नाम क्या होता है। शाबाश बच्चों, विटामिन बी 9 उसका नाम क्या है, फोलेट। एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म बताएं, टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब आगे बताएं कि वो क्या ट्रांसफर करता है, इसका काम क्या होता है, क्या ट्रांसफर करना, मिथाइल ग्रुप कार्बन, एक कार्बन को ट्रांसफर करना। उसके बाद मुझे ये बताया कि हाँ जी जनाब ये क्या किसकी सिंथेसिस को हेल्प करता होता है, किसकी सिंथेसिस करवाता है। आपने कहना है कि ये सिंथेसिस जिसकी बनाता है वो डीएनए आरएनए है। जब डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो कौन सा अनीमिया होगा, जब डीएनए और आरएनए नहीं बनेगा तो कौन सा अनीमिया होगा। आपने कहना है कि इसके अंदर मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया होगा। ये होमोसिस्टीन को किस में तब्दील करता है, मैथ्यूनिन के अंदर। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, आपने कहना कार्डियोलॉजिकल डिजीज हमें वो देखने को मिलती होती है, क्योंकि होमोसिस्टीन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट बनाता होता है। ठीक है, मैथ्यूनिन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि इसके अंदर हम और क्या देखते हैं, आपने कहना है कि इसके अंदर जनाब जब लेवल कम हो सकता है वो हो सकता है कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो, मेथोट्रेक्सेट किसी ने यूज की हो ये। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन बी 9 आपने कब रिकमेंड करना है किसी भी कपल को, तो आपने कहना होता है कि आपने रिकमेंड करना होता है जब वो फीमेल एक तरह की, अगर उनका प्लान है 1 मंथ बिफोर प्लानिंग। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हैं और इसका आपको पता होना चाहिए विटामिन बी 9 क्या है। तो देखो बच्चों, अब आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, आल्सो कॉल्ड फोलेट कन्वर्ट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट आपको इंजाइम 1 कार्बन मिथाइल पता लग गया। इंपॉर्टेंट जो होता है वो डीएनए, यहाँ पे लिखना है कि थायमीन की कमी की वजह से होता है। और वो एंजाइम जो थायमीन की कमी करवाता होता है उस एंजाइम का नाम क्या होता है, थायमीडिलेट सिंथेज एंजाइम का होता है, एक तरह का थायमीडिलेट सिंथेज एंजाइम होता है, ये आपने कहना है। और एक बात और अपने जहन में रखिएगा कि थायमीडिलेट सिंथेज एंजाइम को एक ड्रग आपकी इनहिबिट करती होती है, उसका नाम होता है 5-फ्लोरोयूरासेल। ये याद कर लीजिएगा कि अगर 5-फ्लोरोयूरासेल आपने दी तो उसकी वजह से जो होगा वो थायमीडिलेट सिंथेज जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से थायामीन का जो लेवल, थायामीन जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर बनेगी नहीं, जिसकी वजह से भी आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, होमोसिस्टेनिमिया ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों क्या लिखा हुआ है, मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पता है, हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल पता है जी। उसके बाद आपने कहना ग्लोसाइटिस मतलब टंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसी तरह का कोई भी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, होमोसिस्टिन का लेवल ज्यादा है, मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल नॉर्मल है। ये बताऊंगा कि ये क्या होता है। सीन इन क्रोनिक अल्कोहलिक यूज होते हैं, फीड फूड इन ग्रीफी वेजिटेबल्स होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका कहाँ से ये अब्जॉर्ब होता है, आपने कहना जूजिनम से अब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आपने कहना है कि थोड़ी देर के लिए कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है, कितनी देर के लिए, 3 से 4 महीने के लिए। डेफिशिएंसी कैन कॉज बाय सेवरल ड्रग मेथफेनिटोइन, ट्राइमेथाम्फेटामिन, मेथोट्रेक्सेट। सप्लीमेंटेशन ऑफ द फोलिक एसिड एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन, कितना 1 महीने पहले आपने देना है। लो रिस्क ऑफ गिव विटामिन बी 9 फॉर द 9 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड 1 मंथ प्रायर द कंसेप्शन। मतलब उसने क्या कहा है कि विटामिन बी 9 जब तक हमारे यहाँ क्या होता है वो कहते हैं चलो ठीक है खा लेने कोई मसला नहीं है। विटामिन बी 9 आपने 1 महीना पहले देना है और उसके बाद आगे जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है तब तक विटामिन बी 9 उसको यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात का पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब सर क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट में सबसे ज्यादा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। बच्चों क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर अगर हम बात करें कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है तो इसके अंदर फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, आपको पता है कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो जनाब आपके एक तरह का मतलब कि लीवर और बाइल की, जो बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है वो क्या काम करता है, एक ये। दूसरा आपने विटामिन बी 1 को लाजमी याद रखना, और विटामिन बी 1 के लिहाज से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है बच्चों कि क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर क्या आपने कहना विटामिन बी 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने कहना है कि कुछ फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो भी, लेकिन ज्यादातर आपने विटामिन बी 1 का बताना है, विटामिन बी 9 बाद में आता है। ठीक होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जैसा कि मैंने आप लोगों को कौन कौन सी बातें बताई, मैंने आपको बताया कि हाँ जी जनाब फोलिक एसिड इसका नाम दूसरा होता है, आपने कहना है कि ये ग्रीन वेजिटेबल्स
के अंदर पाया जाता है, आपने ये कहना है कि ये 1 कार्बन ट्रांसफर करता होता है, आपने ये कहना है कि ये थायमिन के सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता होता है विद द हेल्प ऑफ थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम, आपने कहना 5-फ्लोरास्यूडोसाइड जो होता है वो थायमिडिलेट सिंथेज इनहिबिटर्स होता है, आपने कहना है कि हाँ जी ये क्या कर रहा होता है, आपने कहना मेगालोब्लास्टिक नीम में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, आपने कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो रही तो कौन सी ड्रग्स करवा सकती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं, आपने ये कहना है मेथोट्रेक्सर करवा सकती है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी ये सारे का सारा है क्या। अब हम आते हैं विटामिन बी 12 के बारे में और देखते हैं कि विटामिन बी 12 क्या है। तब तक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई एक सिंगल भी क्वेश्चन है तो बता पूछ सकता है सर थायमिडिलेट के बारे में अगेन बता दें प्लीज। नेट चला गया था। अली रजा बच्चे, मैंने ये कहा कि थायमिडिलेट सिंथेज एक एंजाइम होता है जो कि थायामीन की सिंथेसिस करवाता है। अगर किसी बंदे के अंदर थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थायामीन की सिंथेसिस नहीं होती। जब थायामीन की सिंथेसिस नहीं होती तो आपने कहना है कि इसकी वजह से जो न्यूरल ट्यूब जो होता है डीएनए प्रॉपर नहीं बनता। जब डीएनए प्रॉपर नहीं बनता तो आपने कहना सेल डिवाइड नहीं होंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया होगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती होती है। अब कोई बच्चा जिसको अभी भी नहीं समझ वो बंदा पूछ सकता, वरना हम विटामिन बी 12 की तरफ आते हैं कि विटामिन बी 12 क्या होता है। ठीक है, विटामिन बी 9 के एक्सेस से कोई ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं देखने को मिलता कि हाँ जी जनाब कोई भी मेजर इस तरह, क्योंकि इसकी स्टोरेज लीवर के अंदर अच्छी बनी होती है। आ जाओ बच्चों, अब हम डिस्कस करने लगे हैं विटामिन बी 12 के बारे में कि विटामिन बी 12 क्या है। अब देखिए बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अंदर दो तीन चीजें, जिस बच्चे को पहला विटामिन बी 9 समझ आएगा विटामिन बी 12 उसके लिए हलवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बबलू, मुझे पानी देना यार, बल्कि पड़ा हुआ इधर। अच्छा जी, आपने कहना है कि विटामिन बी 12 का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, कोबालमीन होता है। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें यहाँ पर, आपको पता था कि आपका ये क्या है, ये विटामिन बी 12 है, ये एज अ को फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है कहाँ पे, मेथियोनिन सिंथेज एंजाइम के साथ। किसको तब्दील करता है, होमोसिस्टीन को मेथियोनिन के अंदर तब्दील करता है। तो आप ये कह सकते हो कि विटामिन बी 12 एक जो काम करता है वो जनाब आपका सेम टू सेम आपका विटामिन बी 9 की तरह करता है, होमोसिस्टीन को किसके अंदर तब्दील करता है, मेथियोनिन के अंदर तब्दील करता है। एक बात तो बच्चों ये याद रख लो। नंबर 2, आपको क्या पता होना चाहिए, आपने कहना है कि यहाँ पर आपका एक सब्सटेंस होता है बच्चों, वो क्या, अगर कभी भी पूछा जाए कि यहाँ पर आपका जो फैटी एसिड्स होते हैं ना बच्चों, जो ओड नंबर के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मिथाइल मेलोनाइल को ए। मैं आप लोगों को विटामिन बी 7 के बारे में लास्ट ही पढ़ाया था। विटामिन बी 7 के अंदर बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात की थी कि आपका फैटी एसिड जो ब्रांच चेन की तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते होते हैं प्रोपियोनाइल कोए। आपको अगर याद हो, ठीक है, आपको कहते हैं प्रोपियोनाइल कोए। इस प्रोपियोनाइल कोए के अंदर आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता था जिसके अंदर एक कार्बन ऐड होती थी और उसके नतीजे में एक सब्सटेंस बनता था जिसका नाम होता था मिथाइल मेलोनाइल कोए। ये कल मैंने पढ़ाया, अगर आपको नहीं याद तो मैं यहाँ पे लेके भी चला जाता हूँ और आप अपने रजिस्टर भी देख लें। ठीक है, आपने क्या कहना है कि प्रोपियोनाइल कोए को आपका किसके अंदर तब्दील करता था, मिथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील करता था। अब आप खुद देखें कि मिथाइल मेलोनाइल कोए जो होता है वो आगे किसके अंदर तब्दील होता है। आपने बच्चों ये कहना है कि मिथाइल मेलोनाइल कोए जो होता है वो सुक्सिनाइल कोए के अंदर तब्दील होता है। ये देखें बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोपियोनाइल कोए लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये प्रोपियोनाइल कोए किस में तब्दील हुआ, मिथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर तब्दील हो रहा है बच्चों। और कौन करवाता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ बच्चों, विटामिन बी 7 ने करवाया बच्चों। और मिथाइल मेलोनाइल कोए जो होता है वो किसके, विटामिन बी 12 की मदद से मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज एंजाइम जो होता है वो जनाब आपका मिथाइल मेलोनाइल को ए को आपका सुक्सिनाइल को ए के अंदर तब्दील कर देता है। अब यहां तक समझ आ गई। सुक्सिनाइल को ए जो होता है वो जनाब हम देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है,
अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, तो मुझे ये बताएं कि जब मिथाइल मेलोनाइल को जो होगा वो सुक्सिनाइल को के अंदर तब्दील होगा बच्चों, ये बताएं। सुक्सिनाइल को के अंदर तब्दील होगा बच्चों? तो आपने कहना है कि इसके अंदर सुक्सिनाइल को के अंदर तब्दील नहीं होगा। जब सुक्सिनाइल को के अंदर तब्दील नहीं होगा बच्चों, तो आपने कहना है कि मिथाइल मेलोनाइल को का जो लेवल होगा वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जब मिथाइल मेलोनाइल को का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। हाँ जी, आपने ये कहना है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का मिथाइल मेलोनाइल को जो होता है ये आपकी नर्व को, माइलिन शीथ को डैमेज करता है। जब आपकी नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो इसके नतीजे में आप न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखेंगे। तो आपने कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखते होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने कहना है इसके अंदर हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखते हैं। आपके विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से अपने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे, तो क्या आप विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी से भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखते थे? आपने कहना है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विटामिन बी 9 का तल्लक सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड तक था, आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तक नहीं था। अब यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखें, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से अब देखें कि आपके जितने भी ट्रैक्स होते हैं ना, ट्रैक्स क्या है बच्चों? आपने कहना है ट्रैक्स होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को, ये अगर आपका ब्रेन है, ठीक है, अगर आप ये देखें कि ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन नीचे आती है आपकी बॉडी को मिलती है, एक वो ट्रैक होता है जो हम कहते हैं मोटर ट्रैक, जो कि आपका ब्रेन भेजता है, वो होती है मोटर इंफॉर्मेशन। कौन सी होती है? एक तरह की मोटर इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। और मोटर इंफॉर्मेशन के लिए हम एक ट्रैक का नाम लेते हैं क्योंकि ये दिमाग से नीचे आती है। तो जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, इसको आप कहते होते हो बच्चों डिसेंडिंग ट्रैक। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम ये फुल डिटेल के अंदर न्यूरो एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने क्या कहना है उसको? आप क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ट्रैक। अब देखें बच्चों कि अगर एक लम्हे के लिए समझें कि आप किसी जगह पे बैठे हुए हो, वहां पे जनाब आपके बाजू या हाथ के ऊपर कोई मक्खी बैठी हुई है। मक्खी बैठी है, इधर से मैसेज वो आपको इरिटेट कर रही है। अब इधर से मैसेज कहाँ जाएगा? आपको ब्रेन को जाएगा। अब देखें, अगर यहाँ से जो मैसेज है वो आपके ब्रेन को जा रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों। ये मैसेज जिसने आप के ब्रेन को बताया कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज बैठी हुई है, तो इस ट्रैक को जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इनको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक। क्या कहते हैं? एक तरह का असेंडिंग ट्रैक कहते हैं। अब ये जो असेंडिंग ट्रैक होते हैं जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं, इनको आप कहते हो कि ये सेंसरी ट्रैक होते हैं, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन देते होते हैं। इसके नतीजे में जो दिमाग आपको बताता है कि हाँ जी मक्खी बैठी है, अपने हाथ को हिला के उधर से साइड पे कर दो, अपने हाथों को हिला के उधर से साइड पे कर दो, मक्खी को उड़ा दो। तो ये आपका जो होता है ट्रैक, वो कौन सा होता है? मोटर ट्रैक होता है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा आपने ये कहना होता है बच्चों कि कुछ आपकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपके ब्रेन से आपके सेरिबेलम तक जाती है। कहाँ जाती हैं? आपकी ब्रेन से सेरिबेलम तक जाती हैं। वो इंफॉर्मेशन जो आपके ब्रेन, सॉरी, आपके पेरिफेरल से, पेरिफेरल मतलब क्या है? यानी कि टांगों से, बाजू से आपके सेरिबेलम तक जाती है। उस इंफॉर्मेशन को आप कहते होते हो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। क्या कहते हैं? एक तरह का स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। अब आप खुद देखो, जब मैंने ये बात की कि विटामिन बी 12 की वजह से आपकी जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होती है, आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, तो अब इसका मुझे आप लोगों ने बताना है कि सारे के सारे ट्रैक्स जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? आपके टोटली जितने भी ट्रैक्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपकी मोटर इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सेरिबेलर इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ आपका एक ट्रैक जो होता है वो सही रहता है, उसको याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ कि वो सारे के सारे ट्रैक डिस्टर्ब होते हैं। उस ट्रैक का नाम होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्या होता है? एक तरह का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते होते हैं। ठीक होगा बच्चों? तो आपने इस कंडीशन को कहना होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, तो हम उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखते हैं, और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर आपकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्ट वन ट्रैक, एंड द नेम ऑफ द ट्रैक इज अ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्लियर हो गया?